Hello students, welcome to my YouTube channel Jennifer Gaur Gyan Hub. Myself Miss Priya and again I am here with my class 8th video. The subject is science and the chapter is the cell structure and function. So in my previous two videos we have discussed about cell theory and all the information about cell. Now in this video I am going to discuss about the cell types and cell functions, how they used to function and what are their structures. So here in front of you guys there is two type of cells. There is first one is animal cell. तो मैंने यहाँ पे कोशिश की एनिमल सेल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को शो करने के लिए, आप एक बार से ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना। और कई बार ये आपके पेपर में आता भी है ना, कई बार नहीं, एक्चुअली ऑलमोस्ट एवरी टाइम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यूज्ड टू कम कि ड्रॉ द फिगर ऑफ एनिमल सेल और प्लांट सेल और डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल सेल और प्लांट सेल. ओके, एंड हियर इज योर प्लांट सेल. सो इसकी कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं जब हम बात करते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल, हम इन दोनों को तो संग में भी रख सकते थे ना, बट नहीं. देर आर सम माइनर डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इट फर्दर. बट although there are some differences, but we can say that there are some basic structures which we can notice in each and every cell, whether it is plant cell or animal cells. And sometimes this type of questions also come that name the basic structure found in a cell, कि हमें basic structure के नाम बताने जो हमें cell में मिलते हैं. तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से है. पहला हो जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो नॉर्मली 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमें हर सेल में मिलता है. पहला है हमारा न्यूक्लियस, ओके. सेकंड है हमारा साइटोप्लाज्म एंड थर्ड है हमारा सेल मेम्ब्रेन. ये 3 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें नॉर्मली हर एक सेल में देखने को मिलती है, वेदर इट्स अ प्लांट सेल और एनिमल सेल. तो हम इसे वन बाय वन देख लेते हैं कि ये होते कैसे हैं. ओके, तो पहली चीज़ हमें क्लियर करनी है कि एवरी सेल इज डिफरेंट. प्लांट सेल एनिमल सेल में माइनर डिफरेंसेस होते हैं, बट स्टिल द 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स इन अ सेल विच आर टोटली सेम, दैट इज न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन. The first one is cell membrane. सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? इट इनक्लोजेज द लिविंग सब्सटेंस ऑफ अ सेल, कि सेल के अंदर जितने भी लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं ना, वो उनको क्या करता है? इंक्लोज करता है, बांधता है. तो हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि जो ये आउटर लेयरिंग हमें दिख रही है वो क्या हो गया है? ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया. ये स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन. और इसके अंदर सारे के सारे जितने भी सेल के सब्सटेंस हैं, लिविंग सब्सटेंस है, वो क्या है? इंक्लोज्ड है, पैक्ड है. सेकेंड इज आवर न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या करता है? इट कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ दिस सेल. इट्स लिक्विड पार्ट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म. तो न्यूक्लियस क्या है? ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक. और न्यूक्लियस क्या करता है? सेल के फंक्शंस को, कि सेल को कैसे वर्क करना है, उन्हें कंट्रोल करता है. और जो इसके अंदर जो लिक्विड पार्ट प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म. क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म. जो उसका लिक्विड पार्ट होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, और जो न्यूक्लियोप्लाज्म जिसमें सराउंड होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस. थर्ड वन इज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म जो होता है उसको जेली फ्लूइड लाइक सब्सटेंस कहा जाता है. क्या कहा जाता है साइटोप्लाज्म को? जेली फ्लूइड लाइक सब्सटेंस. जेली आपने खाया होगा, जेली बेली आपने खाया होगा, जेल की तरह जो होते हैं, तो जेली की तरह होते हैं ये, फ्लूइड सब्सटेंस होते हैं. और ये क्या करते हैं? इट कंटेन्स ऑल द लिविंग पार्ट्स ऑफ दिस सेल. इनके अंदर क्या होता है? ये जो साइटोप्लाज्म है ना, इसके अंदर क्या होते हैं? सारे के सारे आपके सेल के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, लिविंग पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. प्लस ये सेल को नरिश करता है, प्रोटेक्ट करता है, उनके मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है ना. तो साइटोप्लाज्म क्या है? जेली फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है एंड इट कंटेन्स ऑल द लिविंग पार्ट्स ऑफ द सेल. तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा कि 3 बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. तो अब हम इन्हें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं. सो लेट्स गेट टू द टॉपिक. ओके, द फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन. Both the plant cell and animal cells are enclosed by a thin, delicate membrane called the cell membrane और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे हमने क्या चीज़ देखी? एक नई चीज़ देखी, वो क्या है? कि सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन को हम किस नाम से भी जानते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं. ये थिन मतलब पतली, डेलिकेट मतलब बहुत ही नाजुक तरीके से होती हैं, जो क्या करती हैं? एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाई जाती हैं.
इट इज़ अ लिविंग इलास्टिक एंड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये एसपीएम के थ्रू होते हैं, मतलब क्या होता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब हर एक चीज़ को परमिशन नहीं देते हैं ये अंदर जाने के लिए। सेलेक्टिवली क्या करते हैं, सेलेक्टिवली किसी चीज़ को अंदर और बाहर आने जाने के लिए परमिट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इनके अदर नेम की, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। बाय स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है ना, थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन होते हैं। और अगर हम इनकी फीचर्स की बात करते हैं तो फीचर्स क्या होते हैं, लिविंग है, इलास्टिक है मतलब खिंचावदार है, एसपीएम है, प्लस इट सेपरेट्स द आउटसाइड इन्वायरमेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल। मतलब ये एक सेल, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो ये आउटसाइड मेम्ब्रेन, इस आउटसाइड मेम्ब्रेन को इनसाइड मेम्ब्रेन के सेल से क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं अपने एसपीएम नेचर के थ्रू। तो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि ये सेपरेट करता है आउटर इन्वायरमेंट को इनर इन्वायरमेंट से, ठीक। फीचर्स डिस्कस हो गए, अदर नेम भी हमें पता चल गया, और ये फिजिकली कैसे होते हैं ये भी हमें पता चल गया। कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट और एनिमल सेल्स में दोनों में पाए जाते हैं। अब हम इनके फंक्शन देख लेते हैं वन बाय वन। तो पहला फंक्शन है, इट होल्ड्स द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट्स टू द इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रोटोप्लाज्म को होल्ड करता है, पकड़ता है, जो सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है ना, सेल के जो पार्ट्स प्रेजेंट है उनको होल्ड करता है और उन्हें मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मतलब फिजिकली तौर पर उन्हें क्या करता है, सपोर्ट करता है इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ दिस सेल। एक सेल के अंदर जितनी भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उनको क्या करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। सेकेंड इज बीइंग selectively permeable, it allows only selected substance to pass through it। इनका नेचर क्या है कि ये एसपीएम है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हर किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं देंगे। जैसे अगर हम किसी जू में जाते हैं या किसी पब्लिक पार्क में जाते हैं तो डिफरेंस क्या हम देखते हैं कि अगर हम एक तरफ ले लेते हैं जू, ठीक है ना, और एक हम ले लेते हैं पब्लिक पार्क, तो पब्लिक पार्क में क्या होता है, एनीवन कैन गो, ठीक है ना, कि हर कोई जा सकता है, वॉक के लिए जा सकता है। पर अगर हम जू की बात करते हैं तो हमें क्या होती है, टिकट की परमिशन होनी ज़रूरी है, हमें पास टिकट होना ज़रूरी है। तो ये डिफरेंस है। ठीक इसी तरह क्या है, जब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन हर कोई पार्टिकल इसके अंदर नहीं जा सकता है, अगर जा सकता तो वो क्या करते, कहीं ना कहीं सेल को डैमेज करते। ओनली सेलेक्टिव परमिएबल पार्टिकल, जो पार्टिकल्स उनसे हर्ट ना करे, उन्हें परेशान ना करे, उन्हें डिस्ट्रॉय ना करे, सिर्फ वही पार्टिकल सेल्स के अंदर जा सकते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। द थर्ड पार्ट इज इट प्रोवाइड्स अ डिफिनाइट शेप टू द सेल। ये एक सेल को, एक कोशिका को एक डिफिनाइट शेप देता है, एक आकार देता है। द लास्ट वन इज इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द इनसाइड द सेल। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक सेल में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं ना, जितने भी प्रोडक्ट्स जो काम के नहीं रह जाते, जितने भी सेल्स जो हमें यूटिलाइज के लिए नहीं रह जाते यूटिलाइजेशन के लिए, ये क्या करते हैं, सेल से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, रिमूव करने में हेल्प करते हैं। जैसे लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है, सोसाइटल बैग, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो जब कोई भी सेल काम की नहीं रह जाती है या नन ऑफ यूज़ हो जाती है तो क्या किया जाता है, उसे सेल के बाहर निकाल दिया जाता है। किसके थ्रू निकाला जाता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज सेल वॉल। अभी हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन, अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल। सेल वॉल का काम क्या होता है। सेल वॉल सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में हमारा सेल वॉल प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ प्लांट सेल में ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल्स में क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। In a plant cell, the cell wall provides an additional support to the cell membrane। अभी हमने पढ़ा था ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाद जो एक और लेयर होती है उसे हम कहते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या करती है, एक एडिशनल सपोर्ट देती है, किसे, सेल मेम्ब्रेन को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देती है। ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज। क्यों मैंने कहा कि सेल वॉल एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होंगे, और सेल वॉल जो होता है वो हमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलता है। और सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है।
तो एनिमल सेल में सेलुलोज का वर्क नहीं है। एनिमल क्या करते हैं, सिर्फ सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, जो जानवर जुगाली करते हैं, दे कैन डाइजेस्ट सेलुलोज ना। तो प्लांट सेल में सेलुलोज प्रेजेंट होता है, बट एनिमल सेल्स में जब सेलुलोज प्रेजेंट ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो सेल वॉल उसमें प्रेजेंट होने की कोई भी प्रक्रिया नहीं होगी। इट इज़ अ रिजिड, freely permeable and non-living part of a plant cell which allow free passage of substance through it. ओके, तो अभी हमने पहली चीज़ देखी कि सेल वॉल सिर्फ एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। सेकंड चीज़ हमने देखी कि सेल वॉल किससे बना हुआ है, सेलुलोज से बना हुआ है। जो अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये कैसे होते हैं, बाय स्ट्रक्चर रिजिड होते हैं, फ्रीली परमिएबल होते हैं एंड नॉन लिविंग पार्ट होते हैं प्लांट का, ठीक है ना। इससे पहले जो हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन क्या था, लिविंग पार्ट था, पर सेल वॉल क्या है, नॉन लिविंग पार्ट है, रिजिड है, फ्रीली परमिएबल है। सेल मेम्ब्रेन क्या था, एसपीएम था, सेलेक्टिवली परमिएबल था, बट सेल वॉल फ्रीली परमिएबल होता है, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ अ प्लांट होता है, जो अलाउ करता है कि उसके थ्रू कोई भी सब्सटेंस पास ऑन हो सकता है। क्योंकि ऑलरेडी जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हमें लेने हैं या जो स्ट्रक्चरल मेजर्स जो हमें लेने हैं वो तो ऑलरेडी सेल मेम्ब्रेन ले रहा है। सेल मेम्ब्रेन सिर्फ उन्हीं पार्टिकल्स को पास थ्रू कर रहा है जो रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे सेल वॉल क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है कि वो किसी भी सब्सटेंस को अपने पास से गुजरने देता है, अपने थ्रू। ओके, इसलिए ये नॉन लिविंग पार्ट है, मेड अप ऑफ सेलुलोज है, और ये किसी भी सब्सटेंस को ईजिली पास ऑन होने देता है। अब हम फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट सेल, ये प्लांट सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, प्लस इट प्रोवाइड्स अ डिफरेंट शेप टू द प्लांट सेल, और प्लांट सेल को एक आकार जो होता है ना, एक स्थित आकार देता है, जो उसके एक संपूर्ण आकार देने में उसका योगदान होता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियस। जब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, a nucleus is the most important structure found in plant cell as well as in animal cell. न्यूक्लियस क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। मैंने आपको पहले बताया क्योंकि हमारे डीएनए मटेरियल जो जेनेटिक हेरिडिटरी होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है, कहीं ना कहीं न्यूक्लियस को एक और चीज़ है कि न्यूक्लियस को एज अ ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है ना। ये क्या है, एज अ ब्रेन भी वर्क करता है सेल के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सेल स्ट्रक्चर में, और ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट नोन स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, और ये जो है न्यूक्लियस, ये एक सेल के पार्ट के हिसाब से अगर हम इनको डिस्क्राइब करते हैं साइज की बेसिस पे, तो न्यूक्लियस सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है एक सेल के अंदर। विद इन अ सेल अ न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट नोन स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। आफ्टर दैट अब हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। इट इज़ अ डेंस स्पेरिकल लिविंग बॉडी विच लाइज इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये आपका हो गया सेल मेम्ब्रेन, आफ्टर दैट सेल वॉल, और यहाँ पे है आपका साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, आपका न्यूक्लियस है। ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। द न्यूक्लियस इज इंक्लोज्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो आपका न्यूक्लियस होता है वो इंक्लोज होता है किसके थ्रू, एक और मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसको हम क्या कहते हैं, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर। किसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कहीं ना कहीं से प्रोटेक्ट करता है। इट सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना, जिसके अंदर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, और आपका ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है, साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है, ठीक। फिर क्या कह रहा है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड्स अ डेंस सेमी फ्लूइड सब्सटेंस कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, तो जैसे अब आपको एक फाइन स्ट्रक्चर में दिखाती हूँ न्यूक्लियस का। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया, हम देख लेते हैं। तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस को इंक्लोज कर रहा है, जो न्यूक्लियस को इंक्लोज कर रहा है। ये जो आउटर ये है, ये क्या हो गया, हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक। और जो न्यूक्लियोलस क्या है, जो ये हमारा सेल है, और ये क्या है, ये जो स्पिंडल फाइबर्स दिख, क्रोमेटिन फाइबर दिख रहे हैं, ये क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं, जिनमें जेनेटिक मटेरियल जो हमारे आगे
फॉलो ऑन करते हैं। और जो ये लिक्विड प्रेजेंट है इसके अंदर, वो लिक्विड क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, जो न्यूक्लियस को क्या करता है, न्यूक्लियस को क्या करता है, सेव करता है। ओके, द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन वन और मोर स्पेक्ट्रल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलस एंड अ नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। कुछ स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, जो होते हैं आपके न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर क्या होते हैं, इट इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम, जो क्या करते हैं, क्या कैरी करते हैं, हमारे क्रोमोसोम कैरी करते हैं। ठीक है ना, क्रोमोसोम आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा था आगे हम इसके बारे में डिटेल स्ट्रक्चर में हम जानेंगे, जो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। और क्रोमोसोम का एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे देती है। क्रोमोसोम का काम क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल मतलब जीन्स को कैरी ऑन करना। ओके, अब हम बात करें तो इनके थोड़े फंक्शंस की, तो इनके फंक्शंस कुछ इस तरीके से हैं। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ सेल, कि ये हर एक सेल्स की क्या करते हैं, फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, इसलिए इन्हें ब्रेन ऑफ अ सेल के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड क्या है कि इनके में क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो जीन्स के कैरेक्टर्स को फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन फर्दर ऑन कैरी करते हैं, एंड इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कब, जब एक सेल से दो, दो से, जब एक सेल से दो, दो से चार, ठीक है ना, ऐसे जब सेल डिवीजन वर्क करता है, माइटोसिस और मियोसिस के दौरान भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, इट इज़ अ होमोजीनियस एंड कलरलेस लिक्विड लाइक सब्सटेंस दैट लाइज बिटवीन न्यूक्लियस एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल, जो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। इट इज़ अ ट्रांसलूसेंट ग्रैनुलर सेमी फ्लूइड विच फॉर्म्स द मेन बल्क ऑफ द सेल, और मेन बल्क ऑफ द सेल कौन फॉर्म करता है, साइटोप्लाज्म करता है। इनके फंक्शंस हैं, इट कंटेन्स मेनी लिविंग पार्ट्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स एंड सम नॉन लिविंग पार्ट्स कॉल्ड सेल इंक्लूजन्स। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिल रही है, वो ये है कि लिविंग पार्ट को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिल्स कहते हैं, सेल ऑर्गेनिल्स कहते हैं, और नॉन लिविंग पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेल इंक्लूजन्स, जो हम अपने आगे पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनिल्स और सेल इंक्लूजन्स के दौरान। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म स्टोर्स मेनी केमिकल्स दैट आर एसेंशियल फॉर लाइफ, और साइटोप्लाज्म क्या कहते हैं, बहुत केमिकल्स को स्टोर करता है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, एंड लास्ट वन इज इट इज़ अ साइट फॉर मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस विद इन द सेल, और ये कहाँ है, क्या कहता है, ये जितने भी केमिकल रिएक्शंस एक सेल्स में होते हैं वो कहाँ पे टेक प्लेस करते हैं, साइटोप्लाज्म में करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हर एक कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा, और हो सके तो अपने बुक में आंसर्स को, इस वर्ड्स को मार्क भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इट सप्लाइज प्रॉपर न्यूट्रिशन टू द सेल ऑर्गेनेल्स एंड स्टोर्स फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रेन्स। एक तो क्या काम करते हैं कि प्रॉपर न्यूट्रिशन सेल्स को तो पहुंचाता ही है, प्लस स्टार्च की फॉर्म में खाने को क्या करता है, फूड को स्टोर भी करता है। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। एक छोटा सा फैक्ट जोन आपके संग में शेयर कर लेती हूँ, तो थोड़ा फैक्ट जोन भी पढ़ लेते हैं। वाई एम डिस्कसिंग दिस फैक्ट जोन विथ यू गाइस, बिकॉज कुछ बच्चों ने एनटीएससी के फॉर्म्स के लिए अप्लाई भी किया होगा, एंड ये कहीं ना कहीं बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं, कई बार हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। सो द फर्स्ट वन इज न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन द सेल। तो न्यूक्लियस जो है वो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। अभी हमने पढ़ा ना साइटोप्लाज्म में कि दो तरह के साइटोप्लाज्म होते हैं, लिविंग पार्ट सेल ऑर्गेनेल होता है, नॉन लिविंग हमारे क्या होता है, सेल इंक्लूजन हो जाता है। तो सेल ऑर्गेनेल में जो हम बात करते हैं, तो न्यूक्लियस पहली सेल थी जिसे फाइंड किया गया, डिस्कवर किया गया, और क्या है, ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। थर्ड पॉइंट जो है वो है आरबीसीज। आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, और सेल्स को दो टाइप से बांटा जाता है, पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, जिनको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो सराउंडेड तो होते हैं, पर जो उनके अंदर जो सेल्स होती है ना वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम बैक्टीरिया ले सकते हैं, ब्रूगिन एल्गी ले सकते हैं, ये क्या है, प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल्स हैं। क्यों, क्योंकि हमने जैसे पढ़ा था कि अगर हम लोग देते हैं प्रिमिटिव ह्यूमन बींग्स एंड वी आर कंपेयरिंग आवरसेल्फ विद देम, तो अर्ली ह्यूमन बींग्स में और हम लोग में बहुत डिफरेंस रहे। ठीक इसी तरह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है कि जैसे ये सेल है और आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी ये न्यूक्लियस और आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, बट जो इसके अंदर के जो सेल्स है ना वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज नहीं होते, इसलिए इन्हें प्रोकैरियोट कहा जाता है। ठीक है ना, और यूकैरियोटिक जो होते हैं जिसमें हमारा प्लांट सेल, एनिमल सेल आता है, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इसलिए ये इजिली स्टेबल होते हैं। ठीक है ना।
सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक सेल्स। ये क्या सेल्स होती हैं? दैट हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, जिनकी न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड हो उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। अगर इनके एग्जांपल्स होंगे तो सारे ऑर्गेनिज्म, ब्लू ग्रीन अलगी और आपके बैक्टीरिया को छोड़ के। नाउ मूविंग फर्दर, अब हम देख लेते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के कुछ पार्ट्स को। ऑल द लिविंग सेल्स कंटेन मेनी मेम्ब्रेन बाउंड लिविंग स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बहुत से स्कैटर्ड फैले हुए हमें सेल ऑर्गेनेल्स दिखते हैं, तो उन्हें हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रियन अगर हम सिंगुलर बोलेंगे तो माइटोकॉन्ड्रियन हो जाएंगे, बट अब वी आर यूजिंग अ प्लूरल फॉर्म तो हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर यहाँ सामने दिया है और हम देख सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स और क्रिस्टी में ये डिवाइडेड है। स्ट्रक्चर्स माय डियर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद जब आप क्लास 9th में जब आप जाएंगे तो आप इसको और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अभी से क्यों अपने कंसेप्ट को क्लियर रखें, ताकि जब क्लास टीचर 9th में हमसे क्वेश्चन पुटअप करें तो हमें उसके आंसर्स पता हो। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का एक बात और मैं बता दूं कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है या एटीपी फॉर्मेशन कहा जाता है, जहाँ से एनर्जी फॉर्म कहा जाता है ना, एनर्जी जहाँ से बनती है, तो इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को कहा जाता है ना पावर हाउस, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटीज़ के बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक इसी तरह है जहाँ से हमें पावर एनर्जी जनरेट होती है, तो वो कहाँ से होती है? माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। These are tiny bodies of varying shape, broad, round, oval, distributed uniformly in the cytoplasm of plant cell as well as in animal cells. Each mitochondria is enclosed by a double membrane. The inner membrane is followed by a finger-like projection called cristae. A fluid filled in the inner membrane of a mitochondria is called the matrix. तो क्या कहा जा रहा है? डायग्राम अगर हम देखते हैं तो जो फ्लूइड सब्सटेंस है ना, ये जो फ्लूइड सब्सटेंस हमें दिख रहा है स्ट्रक्चर में, ये फ्लूइड सब्सटेंस हमारा मैट्रिक्स हो जाता है और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या हो जाते हैं? क्रिस्टी हो जाते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल बाउंडेड होता है। डबल बाउंडेड मतलब पहले आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन होता है। जैसे हमारा सेल मेम्ब्रेन और उसके बाद सेल वॉल से इंक्लोज होता है एक सेल, ठीक इसी तरह हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल बाउंडेड ऑर्गेनेल है, पहले आउटर एंड देन इनर। लिक्विड फॉर्म को हम लोग क्या देते हैं? मैट्रिक्स, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग कहते हैं क्रिस्टी। इन्हें पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है? ये रिस्पिरेशन में, सेल्स में रिस्पिरेशन का वर्क करते हैं और केमिकल एनर्जी जो होती है ना, ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं खाने में। दे कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी contained in the food into a form of energy that a cell can use to perform its function. ये एक कोशिका को कार्य करने में मदद करते हैं केमिकल एनर्जी को खाने में तब्दील करके। That's why they are known as the powerhouse of the cell. Now our next one is endoplasmic reticulum. It is also known as ER. It is an irregular network of tube-like structure. एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है। ये इसका स्ट्रक्चर है और इसके स्ट्रक्चर में हमने एक चीज़ नोटिस की कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा है। तो इसमें जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि पहली चीज़ ये, इट कनेक्ट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मतलब कनेक्ट करने में हेल्प करती है ना। जो हमने देखा था स्ट्रक्चर में कि क्या था कि सेल मेम्ब्रेन है, मतलब सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जा रहा है, और ये न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करता है ताकि जो यूजफुल सब्सटेंस जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सके, ठीक है ना, वो ट्रांसपोर्ट हो सके एक दूसरे की तरफ सेल के अंदर। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, एक होता है स्मूथ और दूसरा होता है रफ। स्मूथ और रफ में डिफरेंस क्या होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उसमें छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमें दिखेंगे, उन्हें हम कहते हैं राइबोसोम्स। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंस क्या होता है? ये आपका एक गूगल होमवर्क है जो आपको गूगल करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, एंड आई होप कि आप मुझे ज़रूर बताएंगे। हम इनकी बात कर लेते हैं फंक्शंस की। तो फंक्शंस हैं, दे फॉर्म द सपोर्टिंग स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। जैसे हमारी बॉडी में जो हड्डियां हैं वो स्केलेटल सिस्टम को फॉर्म करते हैं हमारी बॉडी के ढांचे को बनाने में, स्ट्रक्चर को बनाने में, ठीक इसी तरह जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करते हैं? वो भी हेल्प करते हैं स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में, फ्रेम को फॉर्म करने में।
दे प्रोवाइड अ पाथवे फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू द अदर एंड विद इन द सेल। ये क्या काम करते हैं, ये एक रास्ता बनाते हैं न्यूक्लियर मटेरियल जो होते हैं, जो आपके जीन्स वाले जो मटेरियल्स होते हैं वो एक सेल से दूसरे सेल तक सेल के अंदर पहुंचाने में। अब नेक्स्ट चीज़ हमारी है वो गोल्गी बॉडीज़। गोल्गी बॉडीज़ क्या होते हैं, गोल्गी अपरेटस के नाम से भी जाने जाते हैं और इन्हें आइडेंटिफाई किया था कैमेलियो गोल्गी ने। इनके बाद ही इसका नाम रखा गया 1898 में गोल्गी बॉडीज़। अच्छा, इसको एक बार ध्यान से देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को। ये क्या होते हैं, दे आर यूजली आर द स्टेक्स ऑफ फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक यूजली फाउंड नियर द न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स। ज़्यादातर एनिमल सेल्स में हमें ये न्यूक्लियस के आसपास देखने को मिलते हैं। अगर हम ध्यान से देखते हैं एनिमल स्ट्रक्चर को, तो एनिमल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे ये एनिमल स्ट्रक्चर है और ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे ये ऐसे प्रोजेक्शन में हमें मिलते हैं। ठीक है, एक रफ डायग्राम में बना के बता रही हूँ। तो ऐसे प्रोजेक्शन में हमें सेल के चारों तरफ देखने को मिलते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होते हैं और ये स्मूथ डबल मेम्ब्रेन होते हैं। मतलब ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है, वैसे गोल्गी बॉडीज़ भी हमारा डबल मेम्ब्रेन होता है। और इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सिस्टर्नी और दूसरा होता है वेसिकल्स। ये क्या होते हैं, ये एक के ऊपर एक सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं और वेसिकल्स में ये बडेड होते हैं। आउटग्रोथ जो होती है सिस्टर्नी की, ये आउटग्रोथ हमें दिख रही ना यहाँ पे, जो एक्स्ट्रा आउटग्रोथ होती है इन्हें कहा जाता है वेसिकल्स। ओके, इनके फंक्शंस को हम एक बार देख लेते हैं। फंक्शंस हैं, गोल्गी बॉडीज आर द सिक्रेटरी सेल ऑर्गेन्स, दे सीक्रेट प्रोटीन्स, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। ये सिक्रेशन में हेल्प करते हैं, मतलब रिसाव में हेल्प करते हैं। किस चीज़ का रिसाव करते हैं ये, प्रोटीन, हार्मोन्स और एंजाइम्स का। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आ रहा है सेल ऑर्गेनेल का, वो मेरा इम्पॉर्टेंट है, मुझे बहुत पसंद है, आई डोंट नो व्हाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होता है, इन्हें हम सोसाइटल बैग के नाम से भी जानते हैं। The lysosomes are cell organelles mainly found in animal cells and some specific plant cells। ये क्या होते हैं, ज़्यादातर ये एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, परंतु कुछ स्पेसिफिक प्लांट सेल्स है जिसमें लाइसोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, दे प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम हार्मफुल फॉरेन बॉडीज़। हार्मफुल फॉरेन बॉडीज़ जैसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, उनको खाने से ये क्या करते हैं, ये बचाते हैं सेल्स को कि वो सेल्स को ना खाएं, तो इंगल्फ करने में उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरिया वगैरह से। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपका है सेंट्रोसोम। इट इज़ अ माइन्यूट नॉन मेम्ब्रेनस बॉडी फाउंड नियर द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल्स ओनली। और सेंट्रोसोम क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका कहाँ पाया जाता है, ओनली इन एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स में सेंट्रोसोम आपका क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये बहुत ही छोटे छोटे से माइन्यूट से नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, मतलब इनमें मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है। और इनका काम क्या होता है, सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न में क्या करते हैं, ये इनिशिएट करते हैं सेल डिवीज़न को, मतलब सेल डिवीज़न को आगे बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं, कारगर साबित होते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स देख लेते हैं। प्लास्टिड्स आपको पता ही होगा, नॉर्मली कई तरह के होते हैं, लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के होते हैं। The plastids are disc shaped like cells organelles found in plant cells only। अभी हमने देखा कि सेंट्रोसोम आपका सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में होता है, तो प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में होता है। और सेंट्रोसोम हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। और क्या है, दे वर बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन एंड स्टोर पिगमेंट्स। ये क्या होते हैं, डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन होते हैं, मतलब इनर और आउटर दोनों प्रेजेंट होते हैं। एंड देयर आर 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल। और प्लांट सेल में 3 तरह के प्लास्टिड्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला होता है लिकोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। ये कई तरह के डिफरेंट कलर के क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलते हैं, जैसे रोडोक्लोरोप्लास्ट जो रेड कलर के होते हैं, फेरियोक्लोरोप्लास्ट जो हमारे ब्राउन कलर के होते हैं। तो डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंट नेम होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, वो है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का काम क्या होता है, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड नॉन लिविंग। क्या कह रहा है ये कि मेम्ब्रेन बाउंड नॉन लिविंग फ्लूइड फिल्ड स्पेसिस होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म के सेल में। द मेम्ब्रेन दैट बाइंड्स अ वैक्यूल इज कॉल्ड अ टोनोप्लास्ट। और जो वैक्यूल को बाउंड करता है उसे क्या कहते हैं, हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। A large vacuole is generally found in plant cell. If vacuoles are present in animal cells, they are very small and temporary. तो एक यहाँ पे कॉमन सा हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि वैक्यूल्स नॉर्मली कहाँ में देखने को मिलते हैं, प्लांट सेल में। और अगर इन केस एनिमल सेल में अगर हमें वैक्यूल्स दिख जाते हैं तो वो टेम्पररी होते हैं। ठीक है ना, बेसिकली इनका काम क्या होता है, ये पानी जो एक्सेस वाटर होता है उनको ये स्टोर करते हैं। पिगमेंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट को भी क्या करते हैं, स्टोर करते हैं।
और जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ये कि दे मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ सेल एंड कीप देम इन शेप, ये शेप कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं सेल की। और जो डिजॉल्व सब्सटेंस होते हैं ना, शुगर और मिनरल्स वगैरह, इन सबको भी वो क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं। तो इन शॉर्ट यही रहा वैक्यूल्स का, क्योंकि वैक्यूल्स प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में कभी कभार अगर दिख भी गए तो वो स्मॉल होता है और टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए होते हैं, परमानेंटली नहीं होते हैं। चलिए तो यहीं पे हमारे सेल ऑर्गेनिज्म के टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम डिफरेंशिएट देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट साइज की बात करते हैं। तो प्लांट साइज क्या होता है, लार्ज, प्लांट सेल हमारा लार्ज होता है और एनिमल सेल हमारा क्या होता है, स्मॉल होता है। ध्यान से देखिएगा, प्लांट सेल हमारा लार्ज होता है और एनिमल सेल हमारा क्या होता है, स्मॉल होता है, और प्लांट सेल हमारा लार्ज होता है। सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, पर क्या होता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल के संग प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन, बट एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, प्लांट सेल में मैंने पहले भी बताया कि प्लास्टिड्स प्रेजेंट होंगे और कई कलर के होंगे, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, बट एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। क्यों एब्सेंट होते हैं, क्योंकि उसमें हमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल का काम क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, पेड़ों के लिए खाना बनाना। पर एनिमल्स तो अपना खाना खुद बनाते हैं ना, खुद खाते हैं ना, खुद से जनरेट करते हैं। क्या खाते हैं, तो पेड़ खाते हैं या अदर एनिमल्स को खाते हैं। एनिमल्स कार्निवोरस हो सकते हैं, ओमनीवोरस हो सकते हैं आपके, ठीक है ना। तो इसी की वजह से क्या है कि जो प्लांट है इस वजह से वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्योंकि ग्रीन कलर कहाँ से मिलता है, क्लोरोफिल से मिलता है। तो इसलिए प्लास्टिड्स जो होता है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। वैक्यूल्स का अभी हमने पढ़ा कि लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है और ये क्या होते हैं, ये परमानेंट होते हैं, बट ये क्या होते हैं, ये अगर प्रेजेंट भी है नॉर्मली तो एब्सेंट होते हैं, और अगर इनकेस प्रेजेंट होता है ये टेम्पररी होते हैं। लाइजोसोम्स जो होता है, जिसको मैंने सोसाइटल बैग का नाम दिया, तो वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्यों, क्योंकि जब हमने फंक्शंस की बात की थी लाइजोसोम्स की, तो वो क्या करते हैं, वो हार्मफुल फॉरेन बॉडीज़ को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। सेल को किससे, हार्मफुल फॉरेन बॉडीज से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स में हमें लाइजोसोम्स देखने को मिलता है। सेंट्रोसोम जो होता है वो क्या होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में और एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये एनिमल सेल में पाए जाते हैं, किसके पास, न्यूक्लियस के पास, और ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ओके, और इसी के संग आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे के सारे जितने भी कंसेप्ट्स थे, टॉपिक्स थे, कंप्लीट क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था गूगल सर्च, आप उसे बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। Thank you students for watching my video and share my video as much as you guys can do.